हेलो बच्चों, मैं भीष्म कुमार यादव आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित करना सीखेंगे। तो आइए एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए हम कैसे व्यंजक स्थापित करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र ई है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q से मिलकर बना हुआ है विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा हुआ है, अर्थात इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। विद्युत क्षेत्र के समानांतर है, इसका मतलब ये कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है साम्यावस्था में रखा हुआ है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने के लिए हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है और उसी कार्य के लिए व्यंजक स्थापित हमको यहाँ पर करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके लिए हम व्यंजक ज्ञात कर चुके हैं। टाउ इज इक्वल टू हम जानते हैं PE sin थीटा। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था कैसे हम बलयुग्म आघूर्ण निकाले थे। तो बलयुग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक हम जानते हैं टाउ बराबर होता है PE sin थीटा, जहाँ P जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, E जो होता है विद्युत क्षेत्र है और थीटा जो होता है वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत क्षेत्र से बनाया गया कोण होता है। तो आइए, ये तो रहा थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था। उस स्थिति में बलयुग्म आघूर्ण, मान लो वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से d थीटा कोण घुमाया जाए। मान लो इस द्विध्रुव को हम d थीटा कोण घुमाते हैं। घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुणित होता है विस्थापन। तो इस हिसाब से चूंकि हम d थीटा कोण घुमा रहे हैं इसलिए किया गया कार्य हमने क्या लिया, dw। तो dw बराबर कितना हो जाएगा, बल युग्म आघूर्ण गुना क्या हो जाएगा, विस्थापन। कितना विस्थापित कर रहे हैं उसको, d थीटा, इसलिए टाउ इंटू कितना हो जाएगा, d थीटा। टाउ का वैल्यू हमको पता है PE sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, d थीटा। तो ओवरऑल dw बराबर मिल गया PE sin थीटा d थीटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम द्विध्रुव को थीटा बराबर θ1 से थीटा बराबर θ2 कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालते हैं। तो आप देखते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं कहाँ से कहाँ, θ1 से लेकर θ2 तक। तो किया गया कुल कार्य हो जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑफ dw। तो इस तरीके से W बराबर हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑफ dw। और व्हाट इज द dw, dw इज PE sin थीटा। तो नाउ वी विल पुट PE sin थीटा इन प्लेस ऑफ dw, देन वी गेट W बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 ऑफ PE sin थीटा इंटू d थीटा। P is a constant and that's why that will be out from integration sign। ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा, समाकलन के चिन्ह से बाहर हो जाएगा, इसलिए हमको मिल जाएगा P बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 sin थीटा इंटू d थीटा। अब हम sin थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमको मिल जाता है माइनस कॉस थीटा और लिमिट बन जाएगा, लिमिट हो जाएगा इसका θ1 से θ2। तो हमने रख दिया। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं सबको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है θ2 और लोअर लिमिट क्या है θ1, इसलिए P बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस θ2 फिर माइनस कॉस θ1। तो माइनस माइनस होने की वजह से ये प्लस हो जाता है, इसलिए हम लिखते हैं प्लस कॉस θ1। तो ओवरऑल हमको मिल गया PE इन ब्रैकेट माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। तो W इज इक्वल्स टू हमको मिल जाता है PE कॉस, प्लस वाले को हमने पहले लिख दिया, तो W बराबर हो गया PE इन ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यही जो है किए गए कार्य के लिए अभिष्ट व्यंजक है। मान लो वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से, कहाँ से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से। जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो हम जानते हैं कि उसके द्वारा बनाया गया कोण कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात साम्य स्थिति अर्थात θ1 बराबर 0 लेंगे को थीटा कोण घुमाने में, मतलब हम θ2 बराबर लेंगे, थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा,
W बराबर PE θ1 कितना है 0 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से घुमा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ θ1 बराबर हम क्या लेंगे 0। तो cos 0 माइनस क्या हो जाएगा ये cos θ2 कितना है थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए W बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। यही जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए अभिष्ट व्यंजक हैं। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं। तो पहले हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, किसी वस्तु की स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा होती है उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ठीक है, आइए फिर भी हम इस पर समझते हैं। तो आइए हम इस पर देखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से एक बार आप समझेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण उसमें संचित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं और इसे हम कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल U से। तो इसके लिए व्यंजक हमको स्थापित करना है। तो पुनः हम मान लेते हैं कि माना किसी क्षण P द्विध्रुव आघूर्ण का वाला एक वैद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाता है। तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले भी हमने चर्चा किया। टाउ बराबर हो जाता है PE sin थीटा। PE sin थीटा आप डायग्राम में भी समझ सकते हो। इस डायग्राम में आप देख रहे हो P द्विध्रुव आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तब इस पर कार्य करने वाला बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक हमारे पास निकल आता है टाउ बराबर PE sin थीटा, जहाँ P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, E विद्युत क्षेत्र है और थीटा जो है द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है। अब यह आघूर्ण, ये जो बल युग्म आघूर्ण क्या करता है, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। इसीलिए तो हम इसको बल युग्म प्रत्यानयन, बल युग्म आघूर्ण भी कहते हैं। ओके, आइए अब हम देखते हैं, यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को इसके विपरीत दिशा में अल्प कोण अर्थात d थीटा कोण से घुमाया जाए तब हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल का मतलब यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण से है, इसलिए dW बराबर बल गुणित विस्थापन, मतलब बल कितना है टाउ, विस्थापन कितना कर रहे हैं उसको d थीटा, इसलिए कितना हो जाएगा d थीटा। टाउ का मान होता है P sin थीटा इंटू कितना हो जाएगा d थीटा। बिल्कुल एज इट इज जैसे हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकाले थे, सेम एज इट इज हम यहाँ पर भी प्रोसेस करेंगे। तो आइए अब वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 तक घुमाने में किए गए कार्य निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो किया गया कुल कार्य बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। कहाँ से कहाँ? θ1 से θ2, इसलिए हम लिमिट लेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2। फिर क्या आ जाएगा dW कितना है PE sin थीटा, इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया PE sin थीटा इंटू d थीटा। P इज अ कॉन्स्टेंट एंड देयरफॉर it will be out from the integration sign। तो what is left, तो इज इक्वल्स टू आप देखते हो PE इंटीग्रेशन फ्रॉम θ1 टू θ2 sin थीटा इंटू d थीटा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इसलिए हमने रख दिया माइनस कॉस थीटा। तो PE इन ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम θ1 टू θ2। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप देख सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट कितना है θ2 और लोअर लिमिट कितना है θ1, इसलिए माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने डेफिनेशन में बोला कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण, तो स्थिति विशेष से मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य से।
तो आइए हम उसका मानक स्थिति क्या लेते हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरीके से यही किया गया है, जो कार्य हमने निकाला मिला हमको PE माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और यही किया गया कार्य जो होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसलिए W बराबर क्या होगा U, और U बराबर कितना हो जाएगा, W का मान है माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा मिल गया। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, मानक स्थिति कहने का मतलब है जब वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र से लंबवत होता है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए होता है। अर्थात मानक स्थिति मतलब थीटा 1 बराबर हम π/2 से वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति में कैसा रखा हुआ था, पहले कैसे रखा हुआ, तो थीटा कोण बनाता हुआ। इसलिए हम बोलेंगे कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया द्विध्रुव को घुमाने में संचित ऊर्जा। तो U बराबर कितना हो जाएगा माइनस PE, थीटा 1 कितना, थीटा 2 कितना है, थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 कितना है π/2, तो यहाँ पर हम थीटा 1 इज इक्वल टू रख देंगे π/2। तो U बराबर फाइनली हमको मिल जाता है माइनस PE इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस π/2। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कॉस π/2 कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा U बराबर माइनस PE कॉस थीटा। चूँकि कॉस का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए जब कॉस आता है तो कॉस आ जाए तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। इसलिए यहाँ पर लेंगे U बराबर माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। सदिश रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर साइन आता तो क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर कॉस आया है इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़े हैं सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन। जब कॉस आता है तो अदिश गुणन, और जब साइन आता है तो सदिश गुणन। चूँकि यहाँ कॉस आया है इसलिए हम दोनों सदिशों का सदिश गुण अदिश गुणन के रूप में इसको लिखेंगे। आइए इससे संबंधित कुछ स्थितियां हैं, स्पेशल केसेस आते हैं। जैसे कि फर्स्ट केस आप देख सकते हो आप स्क्रीन पर, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, इट मीन्स दैट कि वैद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के समानांतर है। समानांतर है तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, आइए हम निकालते हैं। तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE कॉस 0, कॉस 0 का मान होता है 1, इसलिए हो जाएगा माइनस PE विच इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा का न्यूनतम मान। कहने का मतलब है कि जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समानांतर होता है तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, अर्थात इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन की स्थिति में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा जब स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, अर्थात ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। आइए अब हम थीटा इज इक्वल्स टू 90, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र से लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हुआ हो या 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ रखा हो, तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो शून्य होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि स्थितिज ऊर्जा कब शून्य होता है, कब 0 स्थिति में होती है, तो आपको बताना पड़ेगा जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से लंबवत रखा हो। अब हम देखते हैं केस नंबर 3, थीटा इज इक्वल्स टू 180, मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत रखा हो, विपरीत दिशा में रखा हो, तो हम रखते हैं थीटा का वैल्यू रखेंगे U बराबर माइनस P कॉस 180 कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसलिए हमको मिल जाएगा प्लस PE विच इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ U। तो स्थितिज ऊर्जा कब अधिकतम होता है, जब वैद्युत द्विध्रुव स्थिति विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो, और इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होता है। तो केस से भी कई क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कब अस्थायी संतुलन में होता है, कब अस्थायी संतुलन में होगा, जब स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। जब स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा तभी वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया वेक्टर, क्षेत्र सदिश। इसके बारे में हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ भी इस पर डिस्कस करेंगे। क्षेत्र सदिश, एरिया वेक्टर। तो व्हाट इज़ द एरिया वेक्टर, पहले हम समझेंगे कि क्षेत्र सदिश क्या है। तो क्षेत्र सदिश कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सदिश
राशि होता है। सदिश राशि होता है जिसमें सदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश राशि है और कैसे उसमें परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा किस ओर होती है। क्योंकि हम नॉर्मली अपने लाइफ में दो प्रकार के पृष्ठ जनरली हम देखते हैं, एक समतली पृष्ठ होता है और एक वक्री पृष्ठ होता है। तो यदि पृष्ठ समतली होता है तो उस स्थिति में क्षेत्र सदिश को डेल्टा एस से हम शो करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक समतल पृष्ठ है, इसको हमने इसका सदिश वेक्टर एरिया वेक्टर डेल्टा एस है और इसका दिशा कैसा है, अभिलंबवत बाहर की ओर। वैसे ही अगर मान लो हमारे पास वक्री पृष्ठ है तो वक्री पृष्ठ की स्थिति में हम उसको छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित कर लेते हैं और इसमें छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित कर लेने से विभाजित करके हम ये मान लेते हैं कि ये समतली पृष्ठ है और इसको भी हम डेल्टा एस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, एक समतली पृष्ठ है और एक वक्री पृष्ठ है। समतली पृष्ठ में आप देखेंगे डेल्टा एस वेक्टर डेल्टा एस लिखा है, फिर इक्वल टू डेल्टा एस एन कैप लिखा है। एन जो है एक अंक सदिश है जो दिशा को बताता है और डेल्टा एस जो है वो परिमाण के बताता है। जब परिमाण और दिशा दोनों होता है तो वो क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा, ये रहा, इस तरीके से हमने इसमें ये समझा कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा राशि होता है, सदिश राशि होता है और इसकी दिशा पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा होता है वो अभिलंबवत होता है, अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो आइए हम समझते हैं विद्युत फ्लक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम जानेंगे कि कैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम ज्ञात करते हैं। तो आइए हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं फ्लक्स चीज़, व्हाट इज़ द फ्लक्स। तो फ्लक्स शब्द का उपयोग हमने हाइड्रोस्टैटिक 11th में पढ़े हैं। फ्लक्स का सीधा सा संबंध होता है द्रव गतिकी से। द्रव गतिकी अर्थात जहाँ द्रव के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हम बोल सकते हैं फ्लक्स का अर्थ है एक प्रकार के बहाव से। तो आइए उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि यदि जल का प्रवाह के मार्ग में मान लो जल बह रहा है और उसके मार्ग में हम एक रिंग रख देते हैं और उस रिंग को उसके प्रवाह के अभिलंबवत रखें तो हम पाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक द्रव उससे होकर प्रवाहित होता है। लेकिन जैसे ही हम रिंग को थोड़ा झुकाते हैं उससे होकर प्रवाहित होने वाले द्रव की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत अगर किसी पृष्ठ को रख दिया जाए तो उससे होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है। लेकिन जैसे ही पृष्ठ को हम थोड़ा सा झुका देते हैं उससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अभिलंबवत रखने पर जो अधिकतम बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इस प्रकार से हम एक डेफिनेशन देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हो या विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और यह कैसा राशि है, अदिश राशि है। आप इस स्क्रीन पर दिखाए गए डायग्राम से आप समझ सकते हो, एक पृष्ठ जो है बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है और एक पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर झुका हुआ है। तो आप देखेंगे जो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है वहाँ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है और उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा कोण बनाता है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो यदि मान लो कि कोई विद्युत क्षेत्र ई है और इसके पृष्ठ के अभिलंबवत मान लो कोई पृष्ठ जो है इसके अभिलंबवत रखा हुआ है जिसका क्षेत्रफल कितना है, डेल्टा एस। तो इस स्थिति में विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र दिया जाता है डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस। अगर मान लो
अगर मान लो विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हो जाता है डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। क्योंकि कॉस थीटा हमने यहाँ पर इसलिए लिया, ई को दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। चूँकि अधिकतम कैसे गुजरता है, पृष्ठ के अभिलंबवत, तो पृष्ठ के अभिलंबवत अगर जब हम इसको तोड़ते हैं तो ई कॉस थीटा में टूटता है या इस कॉस थीटा में विभाजित होता है, इसलिए यहाँ पर हमने ई कॉस थीटा लिया। ई साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो इस साइन थीटा की स्थिति में गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या कम होता है, तो उसे हम फ्लक्स नहीं मान सकते हैं। हम फ्लक्स को उसको मानेंगे जहाँ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या क्या हो, अधिकतम हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने लिया, अगर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता हुआ रखा हो, तो उस स्थिति में उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, ओवरऑल इसको हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। चूँकि कॉस के फॉर्म में आया है इसलिए हम इसको कौन सा प्रोडक्ट लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस डेल्टा एस, वेक्टर डेल्टा एस। इस प्रकार हम देखते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई और क्षेत्र सदिश डेल्टा एस के कौन सा गुणनफल, अदिश गुणनफल अर्थात डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। इस प्रकार से इसमें भी कई स्थितियाँ एराइज होता है। तो आइए हम वी विल डिस्कस about special case. What is the special case? So there you can see there are two special cases. First, if theta is equals to 90, theta is equals to 90, in that case we will put theta is equals to 90. So then we get delta phi e is equals to e delta s cos 90. Cos 90 is what? 0. तो इस तरीके से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब है कि जब थीटा का मान अर्थात पृष्ठ जो थीटा का मान अर्थात थीटा का मान कितना हो, 90 हो, तो थीटा का मान 90 कब होगा, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल की दिशा जो होती है वो पृष्ठ के अभिलंबत होता है। तो पृष्ठ के अभिलंबत होगा, तो उस स्थिति में पृष्ठ जो होगा विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगा। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। आइए हम देखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब बनेगा, आप इमेजिन करो। क्योंकि हम जानते हैं पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा कैसा होता है, अभिलंबत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसा हो, अभिलंबत बाहर की ओर। तो कैसे रखा होगा, तो आप देख सकते हो विद्युत क्षेत्र जो होगा, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत होगा। तो उस स्थिति में बनने वाला कोण कितना होगा, 0 होगा। तो थीटा बराबर 0 होगा, तो मिलने वाला फ्लक्स कॉस का मान कॉस 0 कितना होगा, 1। तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डेल्टा एस, मतलब अधिकतम। तो अधिकतम फ्लक्स कब मिलेगा, जब थीटा कितना हो, 0 हो। थीटा 0 हो अर्थात पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत रखा हो या लंबवत होता है, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होता है। तो इस प्रकार से हमने दो स्थिति देखा। ये दो स्थिति कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर होता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है, ध्यान रखिएगा। यह जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स अधिकतम होता है। और कैसे अधिकतम होता है, कैसे 0 होता है, हमने अभी इस एंगल के थ्रू हमने समझा कि थीटा अगर 90 होता है तो उस कंडीशन में पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है तो उस स्थिति में पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। आइए हम समझते हैं कि मान लो पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। जब पृष्ठ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है तो उस कंडीशन में उस क्षेत्रफल को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेते हैं और उन छोटे छोटे खंडों से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करते हैं और लास्ट में पूरे फ्लक्स को हम ऐड कर देते हैं, तो हमको उस क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमको फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस। चूँकि समेशन को हम दूसरे रूप में लिखें तो हम समेशन का मतलब सीधा सा हम लगा लेते हैं इंटीग्रेशन, मतलब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, अल्प अल्प खंड जो होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं अर्थात इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर डी एस। ओवरऑल हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रेशन ई
ds cos थीटा, क्योंकि हमने डॉट हटा दिया इसलिए क्या लग जाएगा cos थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आप याद रखे रहिएगा। फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। आइए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अर्थात विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो आइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक देखते हैं। क्योंकि डेल्टा फाई ई इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट डेल्टा एस। ई विद्युत क्षेत्र होता है, डेल्टा एस क्षेत्रफल होता है, इसलिए ई का मात्रक गुना डेल्टा एस का मात्रक मतलब क्षेत्रफल का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम गुना क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आइए अब हम विमित सूत्र पर देखते हैं। विमित सूत्र में फिर से वही विमित सूत्र हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं सूत्र डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। तो डेल्टा फाई का विमित सूत्र हो जाएगा ई का विमित सूत्र इंटू डेल्टा एस का विमित सूत्र। तो ई का विमित सूत्र हम पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं। कितना होता है एम एल टी माइनस टी की घात -3 ए -1, और क्षेत्रफल का विमित सूत्र होता है एल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो एम एल की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -1। इस तरीके से विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक आया वो एम एल की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -1। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने देखा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक हम कैसे निकालें। तो वहाँ पर हमने प्राप्त करा W इज इक्वल टू 1 - cos थीटा। फिर उसके बाद हमने देखा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, तो उसमें हमने पाया U बराबर -P cos थीटा। फिर उससे संबंधित हमने कुछ विशेष स्थितियां भी देखा। उसके बाद हमने एरिया वेक्टर को समझा, क्षेत्र सदिश को समझा। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात विद्युत फ्लक्स की अवधारणा के बारे में बताया, और इसमें भी मैंने 2 केस बताया, और दोनों केस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं उसके फॉर्मूला और स्पेशल केस और विद्युत फ्लक्स के मात्रक और विद्युत फ्लक्स का विमित सूत्र, ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे। ये आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा उम्मीद है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और किसी प्रकार का अगर कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।